भारतीय सिनेमा के इतिहास में 70 का दशक एक ऐसा दौर था जब पर्दे पर भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता था। उस जमाने की कहानियों में सुख और दुख का जो ताना बाना बुना जाता था वह सीधे दर्शकों के दिलों को छू लेता था। वर्ष 2020 में एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी सिनेमाघरों में आई थी जिसका नाम था आंसू और मुस्कान। इस चलचित्र का निर्देशन पी माधवन ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में उस दौर की बेहद खूबसूरत और सदी हुई अभिनेत्री पद्मिनी और नकारात्मक किरदारों को जीवंत करने वाली बिंदु दिखाई दी थी। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें पार्श्व गायन के क्षेत्र के 3 सबसे बड़े दिग्गजों किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश ने अपनी आवाज दी थी, जिसने गानों को अमर बना दिया। ये चलचित्र दरअसल वर्ष 1990 में आई तमिल की एक बहुत बड़ी सफल कृति कन्ने पाप का हिंदी रूप थी। और दिलचस्प बात यह है कि मुख्य अभिनेत्री ने दोनों ही भाषाओं में अपनी उसी भूमिका को दोबारा पर्दे पर जिया था। ये पद्मिनी के फिल्मी सफर का एक बहुत बड़ा मोड़ भी था, क्योंकि एक मुख्य नायिका के रूप में यह उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद वे लगभग 1 दशक तक हिंदी सिनेमा से दूर रहीं और फिर 80 के दशक की शुरुआत में दर्द का रिश्ता और नाम की फिल्म से सहायक भूमिकाओं में वापस लौटी। आज हम इसी भावुक कहानी के हर अच्छे और कमजोर पहलू पर बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, ताकि आपको ऐसा महसूस हो जैसे कोई पुराना दोस्त आपको बीते जमाने की एक बेहतरीन दास्तान सुना रहा है। इस कहानी की शुरुआत भारत के एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पहाड़ी इलाके से होती है, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेर कर रखती है। इसी हसीन वादियों के बीच राधा नाम की एक बेहद भोली भाली और सुंदर युवती रहती है। राधा की जिंदगी में खुशियां तब दस्तक देती हैं जब महेश नाम का एक पढ़ा लिखा और शहरी युवक उस पहाड़ी स्टेशन पर घूमने और वहां के सुंदर नजारे देखने के लिए आता है। दोनों की मुलाकात होती है और पहली ही नजर में वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाता है और वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उनके बीच के संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि वे सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। महेश राधा से वादा करता है कि वह बहुत जल्द अपने से वापस आएगा, उससे धूमधाम से शादी करेगा और उसे अपने साथ बंबई जैसे बड़े शहर में ले जाकर एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करेगा। राधा महेश की इन मीठी मीठी बातों पर पूरी तरह भरोसा कर लेती है और उसके लौटने का इंतजार करने लगती है। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, पर महेश वापस नहीं लौटता। राधा का दिल टूटने लगता है, लेकिन उसका भरोसा अभी भी कायम रहता है। शामपुर नाम के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर जितनी भी गाड़ियां रुकती है, राधा हर गाड़ी में अपनी आंखें बिछाए महेश को ढूंढती है। हर ट्रेन के आने पर उसके चेहरे पर एक उम्मीद जगती है और ट्रेन के चले जाने पर वह गहरी निराशा में डूब जाती है। इसी इंतजार के बीच राधा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम लक्ष्मी रखा जाता है। बिना शादी के मां बनने के कारण समाज राधा को हिकारत की नजर से देखता है, लेकिन शामपुर स्टेशन के एक बहुत ही नेक दिल और दयालु स्टेशन मास्टर उन दोनों की लाचारी को समझते हैं। वे समाज की परवाह किए बिन राधा और उसकी नन्ही बच्ची लक्ष्मी को अपने घर में पनाह देते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है और एक दिन अचानक किस्मत राधा को दोबारा महेश के सामने ला खड़ा करती है। राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसके दुखों के दिन अब खत्म हो गए हैं, लेकिन उसकी यह खुशी चंद पलों में ही मातम में बदल जाती है जब हमें सबके सामने राधा को पहचानने से साफ ना कर देता है। वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह राधा को जानता ही नहीं और उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। इस भयानक धोखे और समाज के तानों को राधा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है और वह अत्यंत दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। राधा की मौत के बाद वह छोटी सी बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो जाती है। दयालु स्टेशन मास्टर उस बच्ची को बेसहारा नहीं छोड़ते और उसके रिश्तेदारों की तलाश शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर लक्ष्मी को लेकर उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों के पास जाते हैं। वे बारी बारी से 2 अलग अलग परिवारों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दोनों ही परिवार उस मासूम बच्ची को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। वे लक्ष्मी को एक नाजायज औलाद और अपने परिवार के लिए एक कलंक मानते। वे कहते हैं कि यह बच्ची बेहद अपशकुनी है, जिसके आने से उन्हें परिवार की बदनामी होगी। कोई भी उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता। हार मानकर स्टेशन मास्टर लक्ष्मी को उसकी सगी नानी भगवंती और उसके पति के पास छोड़ देते हैं, लेकिन वहां भी लक्ष्मी की किस्मत नहीं बदलती। उसकी नानी और उनका परिवार लक्ष्मी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और घर के सारे नौकरों वाले काम कराए जाते हैं।
इस रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर नन्ही लक्ष्मी एक दिन उस घर से भाग जाती है और एक अनजान ट्रेन में बैठकर सीधे बंबई पहुंच जाती है। बंबई जैसे विशाल और अनजाने शहर में लक्ष्मी पूरी तरह भटक जाती है। वहां उसकी मुलाकात अनवर नाम के एक बूढ़े और नेत्रहीन भिखारी से होती है। अनवर का शरीर भले ही लाचार है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वह लक्ष्मी की मासूमियत को देखता है और उसे अपनी बेटी की तरह अपना लेता है। वे दोनों मिलकर फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने लगते हैं और जो भी भीख में मिलता है उससे अपना पेट पालते हैं। लक्ष्मी को अनवर के रूप में एक सच्चा पिता मिल जाता है और अनवर को अपनी सूनी जिंदगी में एक सहारा। एक दिन उन दोनों की किस्मत पूरी तरह पलट जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली है। 70 के दशक में 2.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस खबर से दोनों के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वे अपनी आने वाली जिंदगी के हसीन सपने बुनने लगते हैं। लक्ष्मी सबसे ज्यादा खुश इसलिए होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब इस धन दौलत के दम पर वह अपने पिता को ढूंढ पाएगी और एक सम्मानित जिंदगी जी सकेगी। लेकिन यह धन उनके लिए खुशियों से ज्यादा मुसीबतें लेकर आता है। जैसे ही खबर हवा की लफे है, लक्ष्मी के वे तमाम स्वार्थी रिश्तेदार जो उसे अपशकुनी कहकर दुत्कार चुके थे, चीलों की तरह बंबई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वाले पड़ोसी भी लालच में अंधे हो जाते हैं। वे सब मिलकर उस बूढ़े और नेत्रहीन अनवर को बुरी तरह पीटते हैं ताकि टिकट छीन सके। अपनी जान बचाने और अनवर को मुसीबत में देखकर लक्ष्मी वह टिकट लेकर वहां से भाग खड़ी होती है। उसके पीछे लालची लोगों की एक पूरी भीड़ लग जाती है जिनका इकलौता मकसद उस मासूम बच्ची से वह कीमती टिकट चुराना है। हर तरफ से घिर जाने के बाद लक्ष्मी सीधे पुलिस के पास पहुंचती है और उन सेमदद की गुहार लगाती है। पुलिस विभाग इस मामले की गंभीरता को समझता है और एक ईमानदार पुलिस निरीक्षक जेम्स को उस बच्ची की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है। तभी कहानी में एक और नया मोड़ आता है जब अदालत और पुलिस के सामने एक व्यक्ति खुद को लक्ष्मी का असली पिता बताते हुए आता है और कानूनन उसकी कस्टडी या जिम्मेदारी मांगता है। जब लक्ष्मी उस आदमी को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही महेश होता है जिसने बरसों पहले उसकी मां राधा को पहचानने से इनकार कर दिया था और जिसकी वजह से उसकी मां ने खुदकुशी की थी। लक्ष्मी साफ मना कर देती है कि वह इस इंसान के साथ कभी नहीं जाएगी। महेश को समझ आ जाता है कि लक्ष्मी को सीधे तरीके से मनाना नामुमकिन है, इसलिए वह एक नई और घिनौनी चाल चलता है। वह कुछ दिनों बाद दोबारा लक्ष्मी के सामने आता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी मां राधा भी होती है। अपनी मां को जिंदा देखकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़कर उसके गले लग जाती है। उसे लगता है कि उसकी मां वापस आ गई है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। लेकिन लक्ष्मी का यह सुख भी बहुत ही कम समय के लिए होता है। बहुत जल्द उस मासूम बच्ची के सामने यह दर्दनाक सच्चाई आती है कि जो महिला उसकी मां बनकर आई है वह वास्तव में उसकी मां राधा नहीं है। वह तो गिरजा नाम की एक तवायफ है जिसे महेश ने मोटी रकम देकर राधा का नाटक करने के लिए तैयार किया है। इस पूरी साजिश के पीछे महेश का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह लक्ष्मी का भरोसा जीता जाए और उससे वह 2.5 लाख रुपए का लॉटरी टिकट हड़प लिया जाए। इस सच के सामने आने के बाद लक्ष्मी का दिल एक बार फिर पूरी तरह टूट जाता है। कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां एक छोटी सी बच्ची हर तरफ से सिर्फ धोखे, फरेब और लालच से घिरी हुई है और ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कभी खुशियों की मुस्कान नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ आंसू ही उसकी तकदीर बन चुके हैं। अब अगर इस पूरे चलचित्र की खूबियों पर गहराई से बात करें तो सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक कहानी और कलाकारों का सधा हुआ अभिनय है। मुख्य अभिनेत्री के रूप में पद्मिनी ने राधा के किरदार में जान फूंक दी है। एक पहाड़ी लड़की की मासूमियत से लेकर एक ठुकराई हुई मां के दर्द तक उन्होंने हर एक भावना को अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। ये फिल्म साबित करती है कि वे अपने दौर की कितनी बड़ी अदाकारा थीं। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक भूमिका में बिंदु ने हमेशा की तरह अदाकारी से दर्शकों के मन में अपने किरदार के प्रति नफरत पैदा करने में सफलता हासिल की, जो एक खलनायिका के रूप में उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बाल कलाकार के रूप में लक्ष्मी का किरदार निभाने वाली बच्ची ने भी दर्शकों को खूब रुलाया है। उसके चेहरे की बेबसी और संवाद बोलने का तरीका सीधे दिल को छू जाता है। इस चलचित्र का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ इसका संगीत है। जब आपके पास किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश जैसे गायक हो तो संगीत का बेहतरीन होना लाजिमी है।
गानों की धुनें और उनके शब्द कहानी के उतार चढ़ाव के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। जब भी पर्दे पर कोई गमगीन दृश्य आता है और पृष्ठभूमि में मुकेश या लता जी की आवाज गूंजती है तो दर्शकों की आंखें नम होना तय है। संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि वह कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के मानसिक तनाव को दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। 70 के दशक की फिल्मों की यह खासियत हुआ करती थी कि गाने फिल्म की रफ्तार को रोकते नहीं थे, बल्कि उसे एक नई गहराई देते थे, और इस मामले में यह फिल्म पूरी तरह खरी उतरती है। चलचित्र की एक और खूबी इसका सीधा और साफ संदेश है। कहानी के जरिए समाज के उस दोहरे चेहरे को बहुत ही करारीके से बेनकाब किया गया है जो एक गरीब और लाचार बच्ची को अपशकुनी कहकर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आता है वही लोग उसके तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दिखाता है कि दुनिया में रिश्तों की अहमियत पैसे के सामने कितनी कम हो जाती है। इसके साथ ही अनवर जैसे गरीब भिखारी के जरिए यह भी दिखाया गया है कि कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा बड़े दिल के रिश्ते होते हैं। एक नेत्रहीन इंसान जिसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, वह एक अनजान बच्ची को सहारा देता है, जो समाज के बड़े बड़े रईसों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। कोई भी बदलाव नहीं किया है। नीचे वही पाठ ज्यों का त्यों प्रस्तुत है। हालांकि जहां इस चलचित्र में इतनी सारी खूबियां हैं, वहीं कुछ कमजोरियां भी हैं जो आज के दर्शकों को थोड़ी खटक सकती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कहानी में मेलोड्रामा यानी जरूरत से ज्यादा रोने धोने और चीखने चिल्लाने वाले दृश्यों की भरमार है। 70 के दशक के हिसाब से शायद ये दर्शकों को बांधने के लिए जरूरी था, लेकिन आज के दौर में जब लोग बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थवादी सिनेमा देखना पसंद करते हैं, ये अति नाटकीयता थोड़ी अखरती है। कुछ दृश्य इतने ज्यादा खींचे गए हैं कि वे कहानी की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब लक्ष्मी अपने रिश्तेदारों के घर जाती है और वहां उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसे बहुत ज्यादा लंबा दिखाया गया है, जो दर्शकों को विचलित कर सकता है। दूसरी कमी यह है कि लॉटरी टिकट मिलने के बाद कहानी का जो रुख बदलता है वह थोड़ा ज्यादा फिल्मी और अविश्वसनीय लगता है। एक छोटी सी बच्ची का पूरे शहर में टिकट लेकर भागना और बड़े बड़े अपराधियों और चालाक रिश्तेदारों का उसे पकड़ न पाना तार्किक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस होता है। पुलिस का रवैया भी कुछ दृश्यों में बहुत ही ढीला दिखाया गया है, जहां वे जानते हुए भी कि बच्ची की जान खतरे में है, महेश और गिरजा को उसके करीब आने की इजाजत दे देते हैं। अंत का जो घटनाक्रम है, जहां गिरजा का हृदय परिवर्तन होता है या महेश की चालों का भंडाफोड़ होता है, उसे भी बहुत ही पारंपरिक और जाने पहचाने तरीके से समेटा गया है, जिसमें कोई नयापन या चौंकाने वाला मोड़ नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंसू और मुस्कान अपने दौर की एक बहुत ही सशक्त और भावनाओं से ओतप्रोत फिल्म है। यदि आप पुराने जमाने के सिनेमा के मुरीद हैं, जहां रिश्तों की उलझने, माँ बेटी का दर्द और बेहतरीन संगीत मुख्य आकर्षण होते थे, तो यह चलचित्र आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। पद्मिनी के अभिनय की विदाई के रूप में भी इस फिल्म का एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी आंसू क्यों ना आए, इंसान को उम्मीद की मुस्कान कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक ऐसी साफ सुथरी पारिवारिक कहानी है जिसे आज भी बैठकर देखा जा सकता है और बीते सुनहरे सिनेमा की यादों में खोया जा सकता है।